हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि यहाँ पर हमने एमटीएस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू आपके करी हुई है, यानी प्रैक्टिस सेट जिसको हम बोलते हैं। तो 23 आपके डन हो चुके हैं और ये 24 जो आपका प्रैक्टिस सेट होना है आज 24 मैं करवाने जा रहा हूँ। और 23 अगर आपने पहले नहीं देखे हुए हैं तो आप जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी एमटीएस 2024 आपका होगा इस नाम से प्लेलिस्ट। इसमें आपके प्रीवियस जो सेट मैंने ऑलरेडी डन करवा दिए हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। यानी कि यहाँ पर स्टेट के लिए क्या है, गवर्नर की बात करी गई है। यानी कि जो हमारे स्टेट है, यानी कि जो हमारा प्रत्येक राज्य है उसके लिए राज्यपाल होगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल यहाँ पर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 153 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी आर्टिकल 153 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे जितने भी स्टेट हैं उसमें क्या है कि हर स्टेट का एक गवर्नर यानी कि एक राज्यपाल होगा। ये होता है आर्टिकल 153 के तहत। इसके साथ साथ आगे जो आपके रिलेटेड आर्टिकल है उनको मैं बता दूं तो जो यहाँ पर 54 आर्टिकल होगा ये राज्यपाल यानी कि गवर्नर की शक्तियों से संबंधित होता है। 155 की मैं बात करूं तो 155 अगर आपसे पूछे तो ये गवर्नर को अपॉइंट करने यानी कि नियुक्ति से संबंधित होता है। 156 की मैं बात करूं, 156 की मैं बात कर लूं तो ये कार्यकाल के बारे में बात करता है। और एक कार्यकाल से आपको ये याद रखना है, अगर आपसे ये पूछे कि किसी भी गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल होता है उसका कार्यकाल यानी टाइम पीरियड उसका कब तक होता है, तो आप 5 साल वहां पर टिक नहीं करेंगे। वहां पर यह होता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जब तक कोई राष्ट्रपति चाहेगा वो तब तक उस पद पर बना रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इससे याद रख सकते हैं 159 आर्टिकल आप याद रखेंगे, ये शपथ से रिलेटेड होता है। यानी कि जो शपथ होती है उसके अकॉर्डिंग किसी के आपके किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लेता है तो वो 159 हो जाएगा। एंड 161 इन इम्पॉर्टेंट, यानी कि 161 जो होता है ये आपका क्षमा दान से होता है। यानी किसी को सजा वगैरह दी गई है तो उसको कम किया जा सकता है। ये कौन करता है? राज्यपाल करता है आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इन दो आर्टिकल आप दो आप याद रखेंगे। एक आर्टिकल 76 एंड 148। देखिए 148 ये आपका कैग से रिलेटेड होता है, ये भी आपका पूछा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, ऑडिटर जनरल, ये 140 के तहत होता है। और ये आपका अनुच्छेद जो 76 यानी आर्टिकल 76 है ये आपका महान्यायवादी से रिलेटेड होता है। तो इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसमें पेड पीडीएफ प्रोग्राम की बात करता हूँ इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी एग्जाम हमारा एसएससी का हुआ होता है उस एसएससी एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। यानी कि जीके जीएस तो करवाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आई होती है विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पीडीएफ तैयार करी जाती है। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 की पूरी शिफ्टें यानी जितनी भी हुई थी उनकी पीडीएफ आ चुकी है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी। जीके इससे बाहर आपके नहीं जाने वाले, क्योंकि एमटीएस की जीके जो है वो आपके एक कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक वे में आती, काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है। दोनों प्राइस का आपका यहाँ पर पीडीएफ का जो प्राइस रखा गया ओनली 45 रुपीज़ है, जो कि दोनों साल के आपको मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। बाकी किसी भी एसएससी एग्जाम की चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर पीडीएफ प्रोग्राम है। बाकी आते अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बाय व्हाट नेम द सेक्स सराउंडेड बाय फॉल्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द गोल्जी एपार्टस। तो यहाँ पर गोल्जी एपार्टस की मैं बात करूं कि जहां से जो हमारा गोल्जी उपकरण होता है वो क्या होता है कि झिल्ली के चारों तरफ से थैलियों के रूप में घिरा हुआ होता है। तो जो थैलियों के रूप में घिरा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड पूल। उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कुंड बोला जाता है, यानी उसको हम पूल कहते हैं। नेक्स्ट आगे अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर फर्स्ट आपकी प्रेसिडेंट पूछी गई है, आपकी फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। यहाँ पर इंडियंस वर्ड तो आपका लगाया नहीं गया है,
तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एनी बेसेंट जो है ये फर्स्ट वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और किस वर्ष यानी कि अगर ईयर आपसे पूछे तो 1917 में क्या है ये प्रेसिडेंट बनी हुई थी इंडियन कांग्रेस की। लेकिन अगर जब यहाँ पर इंडियन की बात आ जाए, इंडियन वुमेन की मैं बात कर लूँ कि कौन सी भारतीय महिला थी जो कि पहली बार यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी हुई थी, अध्यक्ष बनी। अगर भारतीय महिला की बात करी जाएगी तो फिर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सरोजिनी जो नायडू है ये कब बनी तो ये 1925 में बनी हुई थी। और कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन अगर आपसे कभी पूछे तो ये कानपुर का अधिवेशन था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। उषा मेहता आपका अरुणा आशापल्ली के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक दिन बताया हुआ था कि जो आपका 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आपका भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसमें ग्वालियर जो टैंक मैदान था वहाँ पर झंडा फहराया हुआ था। और उषा मेहता के बारे में भी मैंने बताया हुआ था कि ये 1942 में क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर क्या किया हुआ था, रेडियो चैनल चला करके देश के सभी जो क्रांतिकारियाँ थी उनको मतलब जानकारी दे रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही थी। तो वो है आपकी उषा मेहता, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल इज रिलेटेड टू विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। देखिए इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करी गई है तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भी कहीं ना कहीं इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक मुझे आपका एनी बेसेंट वाला क्वेश्चन था, एक पॉइंट यहाँ पर याद आया, मैं आपको बता दूं। एक चीज यहाँ पर होम रूल में कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि होम रूल जो लीग थी इसकी स्थापना कब हुई और किसने करी। यानी कि होम लीग जो रूल थी इसकी मैं बात करूं, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2 थी होम रूल लीग, ये चीज याद रखना है, ये 2 थी। दोनों की स्थापना 1916 में हुई थी। लेकिन जो एनी बेसेंट ने करी हुई थी तो एनी बेसेंट ने कहाँ पर करी हुई थी तो ये मद्रास में करी हुई थी। अगर ये पूछे कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी तो एनी बेसेंट ने। लेकिन पूना के अंदर किसने करी यानी पुणे में किसने करी हुई थी तो ये करी हुई थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे वाले की करी, ये भी 1916 में था। एंड एनी बेसेंट का मद्रास में हुआ था। ये चीज़ याद रखना है आपको, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे आ जाते हैं। ये भी पॉइंट के कई बार हो जाता है, कन्फ्यूजन का विषय मैंने देखा हुआ है बनते। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल की मैं बात करूं, भरतनाट्यम से इनका रिलेशन है, यानी रिलेटिव आपके रिलेटेड है भरतनाट्यम से। दैट कम्स फ्रॉम स्टेट तमिलनाडु। एंड अदर नेम इसकी अगर मैं बात करूं, अगर आपसे ये पूछ लें कि सादी रट्टम कौन सा नृत्य है तो सादी रट्टम की मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम जो होता है वही, उसी को सादी अट्टम भी बोल देते हैं हम लोग। उसी को क्या बोलते हैं दासी अट्टम भी बोल दिया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अलार मेल वल्ली हो गई, लीला सैमसन हो गई, पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, ये सारे लोग भी आपके किससे रिलेटेड हैं भरतनाट्यम से। तो इनका भी नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं इनके कि इनको आपके अवार्ड कब मिले थे, अवार्ड याद रख लीजिए आप लोग। यानी कि जिनको जो भारत का आपका पद्म भूषण मिला वो मिला हुआ था 1956 में। संगीत नाटक अगर मैं अकादमी की बात करूं तो ये मिला हुआ था 19 यहाँ पर इनको 67 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये मिले हुए तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को अवार्ड। तो इनको अवार्ड से भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड फ्रॉम 2004 to 2009 पास्ट अवे इन लखनऊ इन 2022 यानी कि 2022 में जिनका निधन हुआ। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग ये देखिए, कोई डांसर होता है या कोई किसी रेवोल्यूशन से रिलेटेड होता है या कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई सीएम रहा होता है या फिर आपका किसी स्टेट का गवर्नर, ये लोग कभी ऑलरेडी रहे हों, इनकी डेथ हो जाए या इनका कोई अवार्ड इन्हें दे दिया जाए और ये कभी भी आपके इन सारे फील्ड में एक्टिव रहे हों, तो ये क्वेश्चन जो है एसएससी में करंट अफेयर्स के तहत पूछा जाएगा। तो इन टाइप के क्वेश्चन को आप करंट अफेयर में ज़्यादा कवर करिए, जब ज़्यादा कवर करेंगे तभी आप आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। तो इनका जो नाम था वो सैयद सिब्द रजी था। बाकी ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट डिट्टो याद कर लें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे क्या ही अब पूछा जाएगा। करंट अफेयर का था आपका, 2022 में इनकी डेथ हुई थी तो पूछा गया था। तो आपको बताने का मतलब ये है कि कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई आपका इस तरह से रिलेटेड जिनकी डेथ होती है, जैसे कनक रेले पूछा गया था आपका, तो कनक रेले वाले में जैसे आपको पूछ लिया गया था तो उससे आपको याद रखना है, जब डेथ हुई थी तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी मैं अगर यहाँ पर करंट की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णन है। अगर आपसे करंट की कोई बात कर ले कि करंट में कौन है यहाँ पर राज्यपाल, तो सीपी राधाकृष्णन है। और इनसे पहले थे रमेश बैस, ये जरूर पूछा जा सकता है कि इससे पहले कौन थे, रमेश बैस थे, जो कि आपके करंट में महाराष्ट्र के गवर्नर बना दिए गए हैं और झारखंड के
सीपी राधाकृष्णन हो चुके हैं। तो ये आपके जरूर पूछा जा सकता है। देखिए पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए कितनी कलरफुल अच्छी बनवा रहा हूँ। आप लोगों के लिए कलरफुल पीडीएफ है। इंग्लिश यानी कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करवाई हुई है मैंने, ये भी चीज़ करी हुई है। तो बाकी इनका भी काफ़ी क्रेडिट है जो आप लोगों के लिए पीडीएफ बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास शायद इतना टाइम नहीं रहता कि आप लोगों के लिए पीडीएफ बना पाऊँ। क्योंकि पहले की आप क्लासेस देखेंगे मैं केवल क्वेश्चन करवा रहा था, आपको लिख देता था। तो इतना अच्छा है आपका, तो उसको क्या कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पीडीएफ भी दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप अच्छे से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है कि द 11th फंडामेंटल ड्यूटी प्रोवाइड्स एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। यानी आपको क्या है कि जो हमारा 11वां एफआर यानी कि एफडी फंडामेंटल जो ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, वो कितने से कितने वर्ष के बच्चों को क्या करता है, फ्री एजुकेशन यानी कि मुफ्त शिक्षा जो होती है बच्चों को अवसर प्रदान करता है। तो ये आपका होता है 6 से 14 साल तक, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें मौलिक कर्तव्य कहीं भी नहीं थे। वो आपका होता था 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 19 आपका यहाँ पर 76 में। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। इसके बाद आपका 86 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी कि जब 46वां संविधान संशोधन होता है, और ये वर्ष था आपका 2002। ये भी याद रखना, क्वेश्चन इससे कई बार पूछेंगे, 50वां बार देखने को मिलेगा। 2002 में आपका 46वां संविधान संशोधन था, तब हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनका जो बच्चा होगा वो 6 से 14 वर्ष की अगर अवस्था के बीच में है तो वो उसकी शिक्षा को पूरी करवाएंगे और निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका जो दिया हुआ था 6 से 14 साल तक। नेक्स्ट है अजमेर शरीफ इज द श्राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी संत। यानी कि कौन से सूफी संत हैं जिनकी जो मजार है, आप समझ सकते हैं दरगाह है, वो किसकी कौन सी है, अजमेर शरीफ। तो अजमेर शरीफ की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। बख्तियार खिलजी की मैं बात करूं तो आपको पता होगा बख्तियार खिलजी के बारे में कि आपके 1199 के अंदर क्या किया हुआ था, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया हुआ था। ये भी पूछते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था हमारी यूनिवर्सिटी थी उसको डिस्ट्रॉय किसने किया, तो वो था हमारा बख्तियार खिलजी। एक चीज आप लोग और याद रख सकते हैं कि जो इल्तुतमिश ने हमारा क्या बनवाया हुआ था, अगर आपको याद हो, कुतुब मीनार बनवाया हुआ था। ये चीज याद रखना है, कुतुब मीनार बनवाया इल्तुतमिश ने, और ये बनवाया हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब शुरुआत करी हुई थी और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया हुआ था। तो ये चीज़ है, हम आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। यानी कि बख्तियार के बाद में अगर काकी लगा मिले तो ये बना हुआ था बख्तियार काकी की याद में ये बनवाया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है, बख्तियार काकी की आपकी याद में इन्होंने बनवाया हुआ था। तो ये भी पूछते हैं कि जो कुतुब मीनार है वो किसकी याद में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग सबसे पहला जो काम नहीं करते हैं वो लाइक कमेंट नहीं करते हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप थोड़ा कहीं ना कहीं करेंगे लाइक कमेंट वगैरह तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, शेयर वगैरह कर सकते हैं। तो इतना आप लोग करते रहा करिए। नेक्स्ट है According to the Census of India 2011, which union territory records the highest population growth rate? यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ पर दर्ज करी गई थी, आपसे यहाँ पर है। सबसे कम आपके यहाँ पर पूछा हुआ है, आप समझ सकते हैं, सबसे कम आपसे पूछा हुआ है। हाईएस्ट आपकी सबसे ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है, सबसे कम यहाँ पर पूछा है। ये आपका यहाँ पर हाईएस्ट नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली लोवेस्ट होगा, और यहाँ पर आपका कम वो लिख गया है, एक्चुअली हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग एरर है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका है तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन 3 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। वहीं सबसे ज़्यादा की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा में आपका दिल्ली आ जाता है। वहीं जब लिटरेसी रेट की बात आएगी तो लिटरेसी रेट में अपनी साक्षरता सबसे कम आपकी हो जाएगी दादर नगर हवेली की सबसे कम हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन लेवल है यानी कि साक्षरता दर है वो आपके लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ये मैं यूटी की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेशों की, ना कि स्टेट्स की। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चाप चारकुट इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? It is celebrated during March after the completion of the most difficult task of Zoom operation forest clearing burning आपका यूजेज जो होता है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो इससे 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि जो रेसिड्यूस होता है, यानी कि पहली चीज़ तो जब झूम की खेती की समाप्त होती है
तब किसको मनाते हैं झूम खेती समाप्त होने में? तब हमारा चाप चारकुट मनाया जाता है। और झूम खेती को कहाँ पर किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा में क्या बोलते हैं इसको? बरिंगा बोलते हैं। या आपके केरल में क्या बोलते हैं? मैंने एक सेट में आपको ऑलरेडी ये सारी आपको करवा रखे हैं, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए। और ये किस महीने में मनाते हैं? तो मार्च का ये महीना आपका होता है। तो ये है आपका कहाँ का? मिजोरम का। ये याद रखना, स्टेट आपसे पूछा है। मिजोरम का त्यौहार है, फसल उत्सव है, यानी कि हार्वेस्टिंग आपका क्रॉप है। बाकी आप यहाँ का चेराव नृत्य रख सकते हैं, चेराव डांस आपसे पूछ देता है। एंड आपका चेराव के साथ में आपका बांस नृत्य भी इसी को बोलते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे आपका। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे क्वेश्चन हमारा कौन सा आ चुका है। नेक्स्ट है आपका कि आईयूपीएसी आपका यहाँ पर आ गया। देखिए अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यहाँ पर देखिए आईयूपीएसी की मैं बात करूँ सबसे पहले, आपने केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा कि हम जो होते थे हाइड्रोकार्बन वाले हमारे यौगिक, उनको हम आईयूपीएसी नाम देते थे। तो इसके अनुसार क्या होता है आपका कि यहाँ पर आपसे OH समूह पूछा गया, यानी OH ग्रुप आपसे पूछा गया। जैसे मैं बोल दूँ CH3COOH, तो ये किसका फॉर्मूला है? तो आप लोग क्या बता देंगे अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा होगा? या मैं बोलूँ HC आपका OOH, ऐसा कुछ मैंने बता दिया तो आपको इस तरह से देखेंगे कि एथिल अल्कोहल वगैरह बता देंगे। तो OH जो समूह होता है, मैं बोलूँ तो OH समूह होता है हमारा अल्कोहल के लिए, याद रखना है। यहाँ पर वही पूछा है कि OH समूह की स्थिति कौन सा बताता है। कार्बोनिल की मैं बात करूं तो कार्बोनिल में आपका होता है C=0, यहाँ पर इस तरह से बताता है। और यही चीज मैं जब बात करूंगा आपका एस्टर का, तो एस्टर का क्या होता है? इसका COOR, इस तरह से हमारा एस्टर को डिनोट आपका करता है। जब इस तरह से पूछेगा तो हमारा एस्टर हो जाएगा। इसके बारे में कोशिश करूंगा, अगर क्वेश्चन और मिले तो मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो करवा दूंगा। आईयूपीएसी जैसे नाम से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है कि विच इज द फॉलोइंग इन द हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ इन द वर्ल्ड, यानी कि आपसे विश्व में पूछा है आपका कि सबसे ज्यादा नौगम्य झील क्या होती है। नौगम्य क्या होती है? जहां पर आपकी नौकाएं यानी कि बोट जो होती हैं वो तैर सकती हैं आपकी। नेविगेबल जो आपकी हैं, ये कौन सी झील है? यहाँ पर लेक पूछा हुआ है आपसे जहां पर तैर सकती हैं नावें वगैरह आपकी। तो ये है हमारी टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बता दूं, जैसे आपकी मैं पूछूं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, तो मीठे पानी की वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर है। इंडिया में बात करें तो वूलर हो जाएगी, और एशिया की भी बात करें तब भी वूलर हो जाएगी। खारे पानी की सबसे बड़ी झील की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर है, ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है विश्व में। और इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो चिल्का जो झील है उड़ीसा की, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक और चीज याद रखिए कि यूएसए और कनाडा के बीच में जो 5 झीलें आती हैं उनके बारे में अगर आपको पता हो, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आता है। तो एक तो हमारी आती है कौन सी झील? एक तो सुपीरियर झील आ जाती है। सुपीरियर के बाद में आपकी मिशिगन झील आ जाती है, ये चीज याद रखना। सुपीरियर आती है, सुपीरियर के बाद में मिशिगन आती है, मिशिगन के बाद में आपकी ह्यूरॉन आ जाती है, उसके बाद में इरी झील आ जाती है, और इरी झील के बाद में ओंटारियो झील आ जाती है। तो ये 5 झीलें जो होती है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में आपकी मिलती हैं। तो इनसे भी आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा, यानी कि विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी इज द टाइटल हुज ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर की मैं बात करूं तो आप सभी को आई थिंक इसका आंसर पता होगा, APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनसे रिलेटेड कुछ और आप लोग याद रखिए चीज़ें, जैसे कि मैं बात करूं इनके अवार्डों की, तो इनको जो पद्म भूषण है, अगर मैं बात करूं पद्म भूषण जो मिला, ये मिला 1981 में। और पद्म विभूषण की मैं बात करूं तो 1990 में, यानी कि 1990 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और उसके बाद आपका 1997 यानी कि 1997 में जो है इनको मिला हुआ था भारत रत्न। तो आपको इतने इनके जो मिले हुए अवार्ड हैं उनको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हर अपडेट हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाकर के आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इवेंट ऑफ द 223 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप डिड अमनप्रीत सिंह विन द गोल्ड मेडल फॉर इंडियंस। देखिए इससे 2-3 क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। पहली चीज तो ये याद रखिए कि जो अमनप्रीत है, देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल है इसके अंदर जीता हुआ, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। याद ये रखिए कि जो अमनप्रीत सिंह है, पहली चीज तो इनका जो संबंध है वो किससे? शूटिंग से। ये चीज आप लोग याद रखिए।
ISSF की मैं बात करूं तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये याद रखना है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो कि अंडर 21 होता है, यानी 21 वर्ष से कम आयु के लोग भाग लेते हैं इसमें। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2017 में, ये चीज़ भी याद रखना है। और ये जो हुआ था आपका जूनियर विश्व चैंपियनशिप आपका 2023 वाला, ये 3rd नंबर का था, ये भी चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे जो होगा आपका 4th नंबर का होगा। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये साउथ कोरिया में हुआ था, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और टॉप रैंक किसने करा? तो इंडिया ने करा, ये आपको याद रखना है। समझ गए आप लोग कि ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, दैट वाज स्टार्टेड इन 2017 एंड विच वाज हेल्ड अप टू 23 आपका ISSF, दिस वाज 3rd एडिशन। और इसमें जो टॉप रैंक करी हुई थी वो इंडिया ने करी हुई थी। और अंडर 21 के इसमें लोग क्या होते हैं? प्लेयर्स भाग लेते हैं। एंड दिस वाज हेल्ड इन साउथ कोरिया। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड किसकी आत्मकथा है? एस अगेंस्ट ऑड आपसे पूछा हुआ है, किसकी बायोग्राफी है? तो सानिया मिर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टेनिस प्लेयर हैं आपकी सानिया मिर्जा। एंड आपकी मैरी कॉम की मैं बात करूं, ये बॉक्सर हैं, कुश्ती बॉक्सिंग करते हैं आपकी। इनकी एक है आपकी अनब्रेकेबल, इनकी मैं अगर बात करूं तो इनकी बायोग्राफी का नाम है अनब्रेकेबल, कई बार पूछी गई है। मीराबाई चानू ये हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट मेडल जीता, दैट वाज सिल्वर मेडल। और इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता हुआ था, इनका खेल भी पूछ सकते हैं। और साइना नेहवाल की बुक की मैं बात करूं तो ये है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू जो विन है ये किसकी है? ये सानिया नेहवाल की। तो ये चीज भी आप लोग याद रखें, प्लेइंग टू विन सानिया नेहवाल, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिशियन वॉज द फर्स्ट रिसीव द भारत रत्न, यानी कि कर्नाटक संगीत का कौन सा पहला संगीतकार था जिसको मिला हुआ था भारत रत्न? तो भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो अगर इससे ये पूछे कि कर्नाटक संगीत के जनक कौन है तो वो हो जाएंगे पुरंदर दास, ये चीज याद रखना। अगर जनक कभी पूछ ले तो वो पुरंदर दास हो जाएंगे। और ये मिला हुआ था MS सुब्बुलक्ष्मी को, पहली महिला संगीतकार या पहली संगीतकारी आप लोग कहेंगे जिनको भारत रत्न मिला हुआ था। और ये मिलने वाला ईयर था 1998। अब तक कुल 6 लोगों को मिल चुका है। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, 1999 में पंडित रविशंकर, उसके बाद 2001 में पंडित बिस्मिल्लाह खान, और उसके साथ में आपके बिस्मिल्लाह खान जो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, और लता मंगेशकर 2009 में, पंडित भीमसेन जोशी, और सबसे लास्ट मिला 2019 में जो कि भूपेन हजारिका को मिला हुआ था, आसाम के पार्श्व गायक हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कुल 6 लोगों को मिला हुआ है। 6 लोगों को मैंने बता दिया है, आप क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ रहा है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठवा हु इज द रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट परफॉर्म्स द राठवा डांस ऑन द ओकेजन ऑफ होली फेस्टिवल। यहाँ से भी 2 चीज़ें याद रखेंगे कि राठवा जो डांस है वो कब होता है आपका, तो ये होली के त्यौहार में मनाया जाता है। और राठवा जनजाति के लोग मनाते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है, राठवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है राठवा डांस। और ये होली के टाइम मनाया जाता है। और ये किस राज्य में मनाते हैं? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, गुजरात में इसका मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। दूसरा आप लोग क्या याद रख सकते हैं यहाँ से कि गुजरात की कुछ और डांस याद रख सकते हैं, जिसमें कि आपका एक तो टिप्पाणी आता है, टिप्पाणी भी कई बार पूछा जाता है, टिप्पाणी भी आप लोग याद रख लेंगे। टिप्पाणी के साथ साथ आपका डांडिया तो आपको पता ही होगा सभी को, डांडिया याद रख लेंगे। डांडिया के साथ में आपका गरबा याद रख लेंगे। गरबा के साथ में आपका भवई एक डांस होता है, भवई भी आप लोग याद रख सकते हैं, भवई भी याद रख लेंगे। और आगे चलिए इतने ही आप लोग याद रखिए, डांडिया भवई। हाँ, एक चीज़ और याद रख सकते हैं, गुजरात का याद आ गया अभी, कि जो गरबा डांस है ये तो गुजरात का है, सभी को पता है। लेकिन यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को अमूर्त धरोहर भी घोषित करता है। और गरबा को 15वीं अमूर्त धरोहर घोषित किया हुआ है, यानी कि सबसे अंत में जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर घोषित करी गई वो गरबा है। 2010 में जो शामिल करी गई थी अमूर्त धरोहर में वो कालबेलिया नृत्य था आपका, कहाँ का, सपेरा नृत्य जिसको बोलते हैं, राजस्थान का। एंड छऊ डांस भी था आपका उड़ीसा का। ये चीज़ भी याद रखें। कुंभ को 2017 यानी 2017 में शामिल किया गया था। इंटेंजिबल साइट आप लोग अगर अमूर्त धरोहर ना समझ रहे हो, इंटेंजिबल साइट यूनेस्को की जो होती है, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं। नेक्स्ट है आपका, मन्ना डे वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन फील्ड, यानी कि किस फील्ड से रिलेटेड है मन्ना डे। तो अगर मैं मन्ना डे की बात करूं तो संगीत म्यूजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन्ना डे का जो संबंध है ये गजल गायकी से रहा हुआ है। और इसके साथ साथ आप लोग क्या याद रख सकते हैं गजल गायकी से,
तो एक तो पहली चीज यहाँ पर ये याद रखिए कि इनका जो संबंध था मन्ना डे का, ये भिंडी बाजार घराने से, भिंडी बाजार घराना भी आपसे पूछा जाता है, ये चीज याद रखना, भिंडी बाजार घराने से था। और 2007 के अंदर मन्ना डे को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, ये चीज याद रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं आप लोग, जगजीत सिंह को क्या बोलते हैं, अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि गजल का किंग कौन है, यानी कि किंग ऑफ गजल किसको बोलते हैं, तो वो जगजीत सिंह को बोलते हैं। और किंग अगर आपसे पूछे, किंग नहीं आपसे क्वीन पूछ ले कि क्वीन कौन है आपका, यहाँ पर क्वीन अगर आपसे पूछ ले कि कौन है, तो क्वीन की मैं बात करूं गजल की, गजल क्वीन बेगम अख्तर, गजल किंग जगदीश सिंह। और गजल गायकी से संबंधित है पंकज उदास हो गए आपके, उनका भी नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस ईयर, यानी कि जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी, ये भारत सरकार के द्वारा कब लागू करी गई, तो ये लागू करी गई थी आपकी स्वर्ण जयंती जो थी ये आपकी हुई 1997 में, यानी कि 1997 1997 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब ये लागू करी गई थी। ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए नहीं थी, ये आपकी शहरी लोगों के लिए भी थी, यानी कि अर्बन और रूरल, शहरी और ग्रामीण, ये दोनों के लिए आपकी रही हुई थी। और क्या याद रख सकते हैं आपके, अगर जवाहर रोजगार योजना अगर आपसे पूछ ले कि जवाहर रोजगार योजना कब हुई थी, तो अगर मैं जवाहर रोजगार योजना की मैं बात करूं तो जवाहर जो रोजगार योजना थी ये 1989 में हुई थी, यानी कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में हुई थी। वहीं अगर आपसे मनरेगा की पूछ ले कि मनरेगा की शुरुआत कब करी गई थी, यानी कि जिसको नरेगा बोलते हैं, तो ये शुरुआत हुई थी 2006 में, अधिनियम यानी कि एक्ट था 2005 का। और सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई, तो आंध्र प्रदेश के में हुई थी, और कुल 625 जिलों में सबसे पहले शुरू करी गई थी। तो इतनी चीजें आप लोग मनरेगा से याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट है आपका कि कथक की नृत्य शैली की एक महान हस्ती कौन थी, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री या नृत्य की महारानी कहा हुआ था, एम्प्रेस ऑफ डांस जिसे कहा गया था, नृत्य सामग्री किसे कहा हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन डिट्टो ऐसे ही पूछा जाता है कि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किसे, कौन सी कथक डांसर थी जिनको नृत्य सामग्री कहा हुआ था, तो ये थी आपकी सितारा देवी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग थोड़ा भी जानते भी होते तब भी ऑप्शन हटा देते, क्योंकि ये कथक से रिलेटेड ये लोग है ही नहीं है, ये चीज आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर सितारा से क्या याद रखिए, सितारा देवी कथक से रिलेटेड हैं, जो कि यूपी का क्लासिकल डांस है। और 16 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा हुआ था, इनको कहा हुआ था नृत्य सामग्री। और याद रख सकते हैं आप लोग, क्या याद रखेंगे इनसे कि इनको जो आपका संगीत नाटक अकादमी है आपका अवार्ड, वो 1969 में मिला हुआ था, संगीत नाटक आपका पुरस्कार। और जो पद्म आपका भूषण है वो 1973 में मिला हुआ था। पद्म भूषण की मैं बात करूं, इनको पद्म भूषण के लिए भी नॉमिनेट किया गया था कि पद्म भूषण इनको मिलेगा, लेकिन इन्होंने उसको मतलब कहीं ना कहीं मना कर दिया, डिनाई कर दिया गवर्नमेंट को कि मुझे सिर्फ भारत रत्न चाहिए। आप समझ सकते हैं, इन्होंने कहा कि मेरा कथक में कितना बड़ा योगदान है, तो मैं भारत रत्न की हकदार हूं, मैं पद्म भूषण नहीं लूंगी, तो इन्होंने मना कर दिया था। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, इतनी चीजें आप लोग। और हाँ, कथक से एक क्वेश्चन आप ये याद रखिए कि पंडित बिरजू महाराज को 1986 यानी कि 1986 में भारत रत्न आपका पद्म विभूषण दिया हो गया था। भारत रत्न की मैं बात कर रहा हूँ, पद्म विभूषण 1986 में मिला हुआ था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए काजीरंगा अगर नेशनल पार्क की बात करूं तो ये कहां पर है, तो आपका ये असम में है, ये चीज याद रखना है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सींग वाले जंगली गैंडा के लिए पसंद है, यानी कि एक सींग वाली जो आपके गैंडा होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी एक सींग वाले गैंडे हैं उसका 2/3 जो पार्ट है वो इसी में रहता है हमारे, जिसकी मैं बात करूं असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, तो यहीं पर इसको रहता है। और इसका ये बना कब था, आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क 1974 में बना। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को में अगर शामिल करने की मैं बात करूं तो यूनेस्को में 1985 में शामिल हुआ था। ये चीज़ भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, डिब्रू सैखोवा अगर आपसे पूछे, यानी कि डिब्रू सैखोवा अगर पूछ ले कहाँ का है डिब्रू सैखोवा, तो वो कहाँ का हो जाएगा, असम का हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे तो ये भी असम का हो जाएगा। नामेरी आपसे पूछ ले तो ये भी असम का हो जाएगा। ओरंग आपसे पूछ ले ये भी असम का हो जाएगा। ये सारे कहाँ के आपके नेशनल पार्क हैं, ये हैं असम के। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, आपके मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं, जिसमें कि आपका कूनो नेशनल पार्क
पार्क आपको याद रखना है, यहीं पर नामीबिया से चीते आए हुए थे। कूनो के साथ में आप याद रख सकते हैं पेंच, आपको टाइगर रिजर्व याद रखना है। एन आपको याद रख सकते हैं कान्हा, आपको कान्हा नेशनल पार्क याद रखना है। कूनो तो आपका हो गया, कान्हा भी याद रख लेना है। सतपुड़ा वगैरह तो आपको पता है। बाकी मैं बात करूं केवला देव एक आपका हो गया, केवला देव नेशनल पार्क हो गया। और केवला देव के साथ में आपका सरिस्का नेशनल पार्क, ये केवला देव और सरिस्का ये कहाँ पर है, ये है आपके राजस्थान में, तो इनको भी आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी वाल्मीकि अगर आपसे पूछ ले, ये भी आपका पूछा जा चुका है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है, ये आपके बिहार राज्य में स्थित है। आई होप कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं अच्छे से, अगर इस कंटेंट को अच्छे से आप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर एक फ़र्क देखने को मिलेगा। आई होप कि आप लोग नोट्स वगैरह भी बनाएंगे। बाकी लगातार इसके लिए 2 से 3 घंटे अगर मेहनत करता हूं तो थोड़ा रिजल्ट मैं आपसे चाहता हूं कि आपसे भी कुछ मुझे मिले, जैसे कि आपको छोटा सा आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, तब ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिनके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।